इसका वंदे भारत नाम रखने के पीछे का रीज़न क्या था? सो ट्रेन 18 नाम हम लोगों ने रखा था, वो भी चलता रहा, लेकिन आम जनता के लिए नाम इसका वंदे भारत एक्सप्रेस ही हुआ। और एक फिर मैं मज़े के लिए स्पूफ भी लिखता हूँ। कंसर्न इतने बड़े हैं कि जैसे मोदी जी को ही ले लीजिए, उनके भी कंसर्न इतने ज़्यादा हैं कि उनकी जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है उससे बहुत छोटी है, जहाँ वो कुछ कर सकते हैं। इंडिया में कुछ नहीं है, विदेश में देखिए, अरे भाई पता है, ठीक है, दे हैव प्रोग्रेस बेटर देन यू। थोड़ा बहुत थिएटर का हमें भी शौक है, ऐसा कोई बहुत अच्छा एक्टर वगैरह नहीं हूँ मैं। एक शेक्सपियर की सेइंग है दैट थिंग्स वन आर डन बट जॉय सोल लाइज इन द डूइंग। हमारे चाचा ने कहा है, आर डाउट्स आर ट्रेटर्स विच मेक अस लूज द गुड वी ऑफ्ट माइट विन बाय फियरिंग टू अटेम्प्ट। The fire within, heroic spark. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन अवर टॉक शो। तो पहला सा क्वेश्चन मेरा ये होने वाला है कि सर वंदे भारत ट्रेन, जब ये नाम आता है तो सबके दिमाग में ये चीज़ होती है कि ये आपने बनाया है, तो सर ये कैसे इसकी जर्नी स्टार्ट हुई? आई कम फ्रॉम अ रेलवे फैमिली। ओके सर। तो पहले भी अर्ली 70s में आई यूज्ड टू सी railway magazines from Germany and Japan, and I used to look at those trains and wonder कि इंडिया में it's such a large network, there is a large pool of engineers, so इंडिया में ऐसी ट्रेन कब आएगी, ये एक नोशन था। फिर सर्विस में रेलवे में ही फॉर अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आई जॉइंड रेलवेज ओनली। सो तब भी रहा ये सारे टाइम, इनडिसीजन, प्रोक्रेस्टिनेशन वगैरह में रहता था, मामला हो नहीं पाया था। तो एक एंग्स था, एक ड्रीम था। मेरी सुपर एनुएशन के पहले जो लास्ट पोस्टिंग हुई, इट वाज एज जनरल मैनेजर ऑफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, और वो भी मैंने मांगी थी। 5% लोग जीएम बनते हैं रेलवे में, और वो किसी जोन में जाना चाहते हैं विच इज़ लाइक अ फीफडम। फैक्ट्री में भी 4-5 फैक्ट्री हैं जहाँ जीएम हैं उसी ग्रेड में, लेकिन उतनी पॉपुलर पोस्टिंग नहीं होती वो। तो मैंने रिक्वेस्ट किया था कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री खाली है, मुझे दे दीजिए। तो इट वाज रेडिली एक्सेप्टेड बिकॉज इट वाज नथिंग पॉपुलर। फिर वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे फॉर्चुनेटली टीम बड़ी अच्छी थी, विच वाज बिक्वीथ टू मी। मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया, वो इट वाज प्रेजेंट देयर। स्टाफ, इंजीनियर्स, डिज़ाइनर्स, वो एक ही ढर्रे की ट्रेन बनाते आ रहे थे सालों से। उनके मन में भी था कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स किया जाए, कैपेबिलिटी भी थी उनमें, स्किल था, एक्सपर्टीज थी। तो सिर्फ ये ज़रूरत थी कि उनकी एनर्जी को चैनलाइज किया जा सके। और बड़ी फैक्ट्री, भारत की सबसे बड़ी फैक्ट्री है वो, तो अपॉर्चुनिटी भी थी, ड्रीम भी था, फॉर्च्यून था ऑफ अ वेरी गुड टीम। All that combined, and we all as a team decided that we will give India a train which it deserves for decades and which it is waiting for. तो ये समरी है पूरी स्टोरी की। सर जैसे आपने बताया कि सर लेकिन 18 मंथ्स में ट्रेन को डिलीवर करना ये खुद में बहुत बड़ा चैलेंज था, तो सर उस चैलेंज से आपने कैसे फेस ऑफ किया? When ऐसा है कि कोई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट ऑफ दिस मैग्नीट्यूड अगर आप शुरू करते हो तो उसके इंजीनियरिंग स्टेजेस होते हैं, कॉन्सेप्ट, फिर डिज़ाइन, फिर इंजीनियरिंग, फिर मैन्युफैक्चर, वैलिडेशन, प्रूव आउट एंड डिलीवरी। ये काम सीरियली होते हैं, पैरेलल में नहीं हो सकते। तो किसी अच्छी कंपनी को अगर ये काम करना हो, कोई एक नई ट्रेन बनानी हो, तो और नई मतलब जैसी हम लोग प्लान कर रहे थे, ट्रेन जिसमें कोई लोकोमोटिव नहीं होगा, सारा इक्विपमेंट अंडर द बोर्ड, सारा ऑल ओवर द ट्रेन। तो आप काफ़ी एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन पैक कर सकते हो, बिकॉज यू कैन पैक अ लॉट ऑफ पावर। कोई पावर कार नहीं होगी जो आप देखते हैं शताब्दी राजधानी में जो आवाज़ करती है बहुत, वो भी सब इक्विपमेंट नीचे रहेगा और 180 किलोमीटर पे चलेगी। तो ये एक बाउंड्री लाइन में ये ट्रेन बनानी थी। तो ये था कि 36-42 महीने लगेंगे। ये सैंक्शन आते आते दिसंबर 17 हो गया था, अगस्त 16 में मेरी पोस्टिंग हुई थी, अप्रैल 17 हो गया था, नॉट दिसंबर।
तो मेरे रिटायरमेंट तक मुश्किल से 21 महीने बाकी थे। ओके। तो टीम के बहुत लोगों ने कहा कि हम लोग तो काम करेंगे, मेहनत से डिज़ाइन कर लेंगे, लेकिन आपके रिटायर होने तक इसका मैन्युफैक्चर शुरू नहीं हो पाएगा। तो फिर नया लीडर आके कह सकता है कि आप ये काम क्यों कर रहे हो, रिस्की काम, आप जो ट्रेनें एक ढर्रे की बनाते रहो, ज़्यादा बनाओ वो, और अगर प्रोजेक्ट अबैंडन कर दिया उसने तो हम लोग की मेहनत सब बेकार हो जाएगी। तो उस समय मैंने यही कहा टीम से कि भाई हम लोग का दिमाग जो है अभी शायद जर्मन जापानीज दिमाग के बराबर नहीं पहुंच पाया है, पहुंचेगा एक दिन इंशाल्लाह। लेकिन एक चीज़ भारतीयों ने सारी दुनिया में प्रूव की है, वो है टू बर्न योर मिडनाइट ऑयल। वो मेहनत करने का जो हिंदुस्तानियों में जज्बा है या आदत है या ज़रूरत है, जो भी, लेकिन है। तो मैंने कहा भाई उसको इस्तेमाल करना है, और वी विल बर्न आवर मिडनाइट ऑयल। दूसरों के टाइम के हिसाब से काम करेंगे। कुछ फॉरेन कंसल्टेंट्स थे, लोकल इंडस्ट्री के लीडर्स थे जो हमें कंपोनेंट सप्लाई करने वाले थे। सबके टाइम के हिसाब से काम करेंगे, दिन रात, सो टू से, लिटरली। और मेरे रिटायर होने के पहले ट्रेन को बाहर कर देंगे। तो और सबको याद रहे कि ट्रेन दिसंबर 18 के पहले जानी है, यानी कि कैलेंडर ईयर 2018 में जानी है। तो हम लोग इसको हमने तब मार्च अप्रैल 17 में एक नाम दिया ट्रेन को, नाम दिया ट्रेन 18। दैट वाज फॉर एवरीवन टू रियलाइज कि ये ट्रेन जो है ICF से, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से, कैलेंडर ईयर 2018 में बाहर जाएगी। तो ये चूँकि बहुत अच्छी टीम थी और एक जज्बा सब में आ गया था, तो ये सफल हुआ। 18 महीने में ही फिर पूरी हुई। ऐसा नहीं था कि हम लोगों ने कोई 18 महीने का चैलेंज दिया हो। कैलेंडर 2018 में जाना था, और वो फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव एक्चुअली एग्जैक्टली 18 मंथ्स में तैयार हुई। अक्टूबर 2018 में ICF से बाहर हुई। तो ये 18 महीने की या ट्रेन 18 नाम की ये कहानी है। क्या बात है सर। जैसे कि इसका नाम वंदे भारत पड़ा जी। सर, इसका वंदे भारत नाम रखने के पीछे का रीज़न क्या था? जब ये ट्रेन बाहर निकली तो जितना हम लोग ने सोचा नहीं था, उससे बहुत ज़्यादा इसको अप्रिसिएशन पब्लिक से मिलने लगा। एक रीज़न था शायद इसकी शक्ल, एक रीज़न था इसकी स्पीड, एक रीज़न ये मीडिया ने कम्युनिकेट कर दिया था बाय एंड लार्ज कि ये इंडियन डिज़ाइन की ट्रेन है और इंडिया में ही बन रही है, इंडियंस के लिए ही बन रही है। तो सब में एक ऑटोमेटिकली जनता में एक प्राइड की फीलिंग आ गई, जो हम लोगों ने उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। तो बहुत पॉपुलर हो गई ट्रेन चलने से पहले ही। ट्रायल में जा रही है, चेन्नई से दिल्ली आई, दिल्ली से मुरादाबाद गई, वहाँ एक ट्रायल होने के लिए, फिर कोटा गई, वहाँ एक ट्रायल होने के लिए। तो ये ऑलरेडी इसको मीडिया कवर करता रहा, यूट्यूबर्स कवर करते रहे, मीडिया कवर करता रहा, रोज़ ही कोई खबर आती थी इसकी फ़ोटो के साथ। इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने डिसाइड किया कि भाई ये इलेक्शन भी आ रहे थे 2019 के, कि ये बनारस से दिल्ली में चलाई जाएगी और इसका नाम रखा जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ये PMO से आया नाम। अब हो सकता है मोदी जी का खुद रहा हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आया PMO से था और अच्छा नाम है। मतलब एक इट कन्वेज क्वाइट द स्पिरिट ऑफ द ट्रेन। सो ट्रेन 18 नाम हम लोगों ने रखा था, वो भी चलता रहा, लेकिन आम जनता के लिए नाम इसका वंदे भारत एक्सप्रेस ही हुआ। सर, जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, सर क्या पॉसिबिलिटीज है फ्यूचर में इसकी और ट्रेन आने की, मॉडिफिकेशन होने की? जैसे तो अब रिटायर हो चुके हैं, तो सर इसके आगे का क्या प्लान है? हाँ, वो ऐसा था कि ये डे ट्रेन है, चेयर कार। तो हम लोग के विजन में था कि ये 5-6 घंटे की जर्नी अगर हम लेंगे इसकी, तो उस वहाँ पे लोग अगर ट्रैवल टाइम ठीक से कट डाउन कर पाए तो बजाय फ्लाइट के इसको प्रेफर करेंगे। इसका फेयर भी ज़्यादा है थोड़ा। तो ठीक वैसा तो नहीं हुआ। अब जैसे दिल्ली बनारस फुल जाती है मैंने सुना, लेकिन 8 घंटे लगते हैं, राजधानी को 10 घंटे लगते थे। ट्रैवल टाइम भी कम डाउन हुआ, लेकिन फिर भी एयर के मुकाबले तो ज़्यादा टाइम लगता ही है। ये मेरी उस समय ही मैंने कहा था कि 40-50 ट्रेन होने के बाद आपके पास सेक्शन बचेंगे नहीं चलाने को, डे ट्रेन, क्लाइंटेल नहीं मिलेगी।
तो अभी जैसे मान लीजिए एक तो नंबर पूरा करने के लिए 75 हो जाएं, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया था, तो ट्रेन को आधा कर दिया, 8-8 कोच की बनाने लगे, मतलब एक ट्रेन को 2 बना दिया। अच्छा। वो अच्छा स्टेप नहीं था, बिकॉज एक बार एक पाथ पे आप ट्रेन चलाएं तो जितनी ज़्यादा कोच जा सकें उतना अच्छा है, उसको बल्कि 20-24 करना चाहिए था बजाय 8 करने के। ओके। तो अब 60 से ऊपर 65 से ऊपर ट्रेन है, 52-53 सर्विसेज हैं, वेट कर रही हैं लॉन्च के लिए, इलेक्शन के बीच में रुक, वो भी नहीं करना चाहिए था, खैर तैयार खड़ी हैं, चलाई नहीं जा रही। अब वो स्टेज आ गई है कि क्लाइंटेल वाले सेक्शन अब नहीं मिल पा रहे हैं। ओके। तभी मैंने कहा था कि एक स्लीपर वर्जन बहुत ज़रूरी है जो राजधानी को रिप्लेस करेगा। और ओवरनाइट ट्रेन, अगर ट्रूली ओवरनाइट, आप दिल्ली से मुंबई अभी आप 5 बजे चलते हैं, 9 बजे पहुंचते हैं, तो कितना हो गया, आप 7 और मतलब 18 घंटे से 16 घंटे लेते हैं। इसको अगर आप 12-13 घंटे पे ला सके, 12 घंटे, 8 बजे चले, रात में 8 बजे पहुंच जाए, तो क्लाइंटेल भी बढ़ेगी। वो नहीं हो पाया, वो अभी तक नहीं कर पाए लोग, 6 साल हो गए। अब खबर आती रहती है कि मार्च में निकलेगा, अब है कि इस साल कभी निकलेगा, कभी न कभी तो निकलेगी ही, लेकिन बहुत लेट हो गया। वो एक मॉडिफिकेशन ज़रूरी था। और बाकी तो फ्रिल्स इधर उधर थोड़े बहुत चेंज किए इन्होंने, कोई खास मॉडिफिकेशन उसमें नहीं कर पाए हैं। सबसे बड़ा मॉडिफिकेशन जो ज़रूरी था वो स्लीपर वर्जन था। और भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन पॉसिबल है, एल्यूमिनियम ट्रेन में जाना चाहिए। अभी हमारे पास ट्रैक नहीं है, लेकिन एक तैयारी होनी चाहिए हायर स्पीड 180 से ऊपर जाने की। वो सब चीज़ें बात ज़्यादा हो पा रही है, काम बहुत खास कोई नहीं होता अदर दिखता। पार्ट्स में क्या उम्मीद है कि आपके अकॉर्डिंग कब तक ये ट्रेन और रूट्स के लिए ओपन करी जाएगी? नहीं, अब देखिए 52-53 सर्विस तो हैं ऑलरेडी, 8-10 और चालू हो जाएंगे क्योंकि रेक तैयार हैं। और 400 ट्रेन, 410 का ऑर्डर भी है। ओके। और आईसीएफ के ऑर्डर ले लें, ये पाइपलाइन में आप समझिए कि 410 नहीं, 210, करीब 300 ट्रेन तो और आने वाली है, ऑर्डर्ड है, अगले 3 से 4 साल में आ जाएंगी। तो और रूट भी, अगर स्लीपर ट्रेन ही अब ज़्यादा आएंगी, रूट तो मिलेंगे। तो एक्सपेंशन तो इसका हो ही रहा है, क्योंकि एक्सपेंशन का एक ही सबसे बड़ा रीज़न है, और किसी को क्रेडिट देना बेकार है, सारा क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर का ही है। वो मोदी साहब ही इसको पुश करते रहते हैं, तब इतना हो पाया है। तो बननी तो बहुत सारी हैं अभी। सर, आफ्टर द रिटायरमेंट, जैसे अब आप रिटायर हो चुके हैं जी। आपकी कितनी इन्वॉल्वमेंट रहती है चीज़ों में अभी भी, या आपसे नहीं, मैंने एक तरह से फैसला कर लिया था कि मैं सरकार से दूर रहूँगा। अच्छा। तो सरकार से, नॉट दैट सरकार मुझे कोई बुला रही थी, ऐसा भी नहीं है। पर मेरा कहने का ये मतलब है, मतलब ये खट्टे अंगूर वाली बात नहीं है। अगर बुलाते भी तो ऐसे फ्री में एडवाइस मांगे तो मैं देने को तैयार हूँ, पर कोई इन्वॉल्वमेंट रखने का मेरा ऐसा कोई इच्छा नहीं थी। प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ मैं कंसल्ट करता हूँ, और उसमें वंदे भारत को कंपोनेंट देने वाली या वंदे भारत बनाने वाली, बाद में प्राइवेट सेक्टर पे भी ऑर्डर हुआ, उनसे इन्वॉल्व हूँ मैं। मेरा इन्वॉल्वमेंट वहाँ तक लिमिटेड है, और आई लाइक टू राइट अबाउट इट। मैं ब्लॉग करता हूँ, पेपर्स में लिखता हूँ, हर महीने 2 आर्टिकल मेरे हिंदू बिजनेस लाइन में छपते हैं। तो उसमें वंदे भारत ही नहीं और सब्जेक्ट है रेलवे से रिलेटेड मेनली। तो अभी तो ये रहता है। सर, जैसे कि आपने ऑलरेडी करके दिखाया, आपने वंदे भारत ट्रेन हमें दी हमारे इंडिया को, आपका स्टोरी टेलिंग करने का तरीका भी बहुत अलग है। क्या करने का? स्टोरी टेलिंग करने का तरीका स्टोरी भी अलग है। टेलिंग, हाँ। तो सर, आप इन सब चीज़ों के बाद, अपार्ट फ्रॉम, आप अपनी इस हॉबीज़ के लिए कैसे टाइम निकालते हैं? स्टोरी टेलिंग की बात ऐसा है, देखिए, स्टोरी कैन नॉट बी मेड आउट ऑफ नथिंग। जी। शेक्सपियर ने कहा है कोरियोलेनस में, एक कैरेक्टर में, कि एक्शन इज इलोक्वेंस, मतलब जो आप काम कर रहे हैं वही इलोक्वेंस है। इलोक्वेंस कैन नॉट रिप्लेस एक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्टोरी टेलिंग आपको अच्छी लगती है तो स्टोरी टेलिंग स्किल थोड़ी बहुत ठीक है, काम आ सकती है, कोई मेरी ऐसी खास नहीं है, लेकिन स्टोरी में दम होना चाहिए। सिर्फ
स्टोरी टेलिंग से आपकी स्टोरी अच्छी नहीं बन जाएगी। तो स्टोरी अच्छी थी थैंक्स टू दिस टीम ऑफ ICF। ओके। तो ये पहला आपने जो सवाल पूछ के शुरू में कहा उसके जवाब में। और हॉबी का ऐसा है कि वो 5-7 चीज़ें हैं। एक तो मैंने बताया कंसल्टेंसी, तो हॉबी नहीं है, एक तरह से प्रोफेशन ही है। उसमें आई अर्न गुड मनी ऑल्सो। ओके। लेकिन जैसे न्यूज़पेपर में लिखना या ब्लॉग करना उसके बारे में, ये कोई पेइंग एक्टिविटीज़ नहीं है, बट आई लाइक टू डू दैट। मतलब महीने में 2 से 3 ब्लॉग, 2 से 3, 1 से 2 न्यूज़पेपर आइटम। पहले मैं हर महीने 2-3 भी लिख देता था, अभी थोड़ा और चीज़ें कर रहा हूँ तो 2 तो हो जाते हैं। ओके। इसके अलावा एक अब ये जैसे ये जगह है, यहाँ पे कभी कभी असेंबलीज कराता हूँ मैं। अब वक्त नहीं रहता, ट्रैवल रहता है, बहुत नहीं हो पाता। मेरा इरादा था कि महीने में एक बार होना चाहिए, हो नहीं पाता है। कोई बड़े पोएट को बुला लिया, कोई राइटर को बुला लिया, सिंगर को बुला लिया, तो तरह तरह के लोग हैं लखनऊ में और बड़े बड़े लोग आ चुके हैं यहाँ पे। आपने अस्करी नकवी का नाम सुना होगा, सोज खानी करते हैं और सिंगर भी हैं। सुनीता झिंगरन जी हैं, ठुमरी सिंगर बहुत अच्छी, वो आ चुकी हैं। और बड़े पोएट आ चुके हैं, फहमी बदायूनी का हो चुका है। तो ये कोशिश एक रहती है कि मैं खुद या और लोग भी करते हैं कभी कभी। तो एक तो ये है। दूसरा, एक फ्री थॉट बहुत ज़रूरी है सोसाइटी में। ये जो कुकून टाइप की थॉट चलती है, मैं किसी पॉलिटिकल एंगल से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन माइंड तभी डेवलप होता है जब आप इसमें दूसरे की बात सुनने का आप में मादा हो। अपनी बात कहने वाले तो हजारों हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है एक फेस्टिवल ऑफ फ्री थॉट, या लोगों के साथ बैठिए, बातें सुनिए, अपनी बात बोलिए, डिबेट हो, आर्ग्यूमेंट हो, सब ठीक है। तो उसके लिए अवध कॉन्क्लेव नाम से एक हम लोग इवेंट 2 बार कर चुके हैं। छोटी छोटी इवेंट और करते हैं, इरादा है एक बड़ा फिर से करेंगे। एक मेरे मित्र हैं, उनके साथ मिलके हम लोगों ने एक सोसाइटी बनाई थी, वो करते हैं। एक सोसाइटी और है, रोलिंग कार सोसाइटी, उसको आई प्रिसाइड ओवर दैट। उसमें ये टेक्निकल अवेयरनेस और कभी कभी मीटिंग्स, नॉट एन एंटरटेनमेंट, वो भी चलता है उसमें। एक मैगजीन है रेल बिजनेस के नाम से, रेल बिज, तो वो हम 4-5 कोलीग मिलके चलाते हैं। अभी ऑनलाइन है सिर्फ, देयर इज नो प्रिंट वर्जन। उसका को एडिटर भी हूँ मैं। और किताब लिखना, रिटायरमेंट तक मैंने 5 किताबें लिखी थी। वो मेनली वर कॉफ़ी टेबल बुक्स, आर्ट इन रेलवेज या ग्रीनरी इन रेलवेज, थिंग्स लाइक दैट। और ये 6ठी किताब माई ट्रेन 18 स्टोरी, ये ट्रेन 18 वंदे भारत के ऊपर लिखी मैंने। वो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, नाम है माई ट्रेन 18 स्टोरी। उसके बाद चूँकि गालिब और शेक्सपियर की पोइट्री में इंटरेस्ट रहा है, तो मेरे ये था कि सर्विस के दौरान तो पॉसिबल नहीं था, बिकॉज आई वांटेड टू कोलेट देयर वर्क्स। सो दे आर लाइक 250 years apart, 5,000 miles apart, कल्चर अपार्ट। पर जो ह्यूमन इमोशन और थॉट है, दोनों ने कैसे कवर किया और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं, इस पे कुछ लिखने का मन था। तो वो 1.5-2 साल का काम वो टाइम निकाल के मैंने किया। वो किताब उसका नाम है शेक्सपियर एंड गालिब, a collation by their self-styled nephew. I fashion myself as their nephew, भतीजा उनका। ये जितने बड़े बड़े पोएट लोग हैं, तो वो किताब अभी शाया हुई है दिसंबर 23 में। और एक फिर मैं मज़े के लिए स्पूफ भी लिखता हूँ। जो भी करंट इवेंट हो, उसमें गालिब चाचा और शेक्सपियर चाचा मिलके बात कर रहे हैं आपस में अपनी पोइट्री के माध्यम से। थोड़ा हाइपर करेक्शन भी कर देते हैं उसमें पोइट्री में। तो वो किताब भी तैयार है। अब मेरे को वक्त नहीं मिल पाया उसको फाइनल टच देने के लिए, लेकिन वो इस साल किसी महीने में रिलीज हो ही जाएगी। फिर अगली किताब भी एक है, वर्क इन प्रोग्रेस। अभी तो उसमें टाइम लगेगा, वो शायद अगले साल के एंड तक शायद आ सके। वंस अगेन इट इज़ अबाउट
not limited to Shakespeare and Ghalib, but everything that is taught in management today has been said by some great poet at some point or the other, in a very eloquent, lucid manner. Maybe not in plain language, through metaphors or तो वो बड़ा आनंद आता है उनको पढ़ के. तो वो मैं उसको भी कोलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ. वो एक किताब भी चल रही है. उसका टारगेट तो कोई रखता नहीं हूँ मैं. दिसंबर 25 से पहले शायद हो जाए. यही चीज़ें हैं. सर मैं इस चीज़ को कंक्लूड इस क्वेश्चन के साथ करना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि लाइक हमें महीने में लाइक जो भी लोगों की सोच होती है वो लोगों पे डिपेंड करती है, लेकिन हमें मिलते रहना चाहिए, एक दूसरे से बात करनी चाहिए, डिबेट्स करनी चाहिए. तो सर आजकल जो इन्फ्लुएंस हो रहा है सोसाइटी में स्टूडेंट्स का या बच्चों का, तो यूथ के लिए आपका क्या कहना है इस पर? अब मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैसेज दूँ, लेकिन दो तीन छोटी छोटी बातें हैं. एक तो नॉट हैविंग लिव्ड आवर ड्रीम ऑल आवर लाइफ, हम लोग बच्चों को कहते हैं कि जाओ अपना लिव योर ड्रीम. हाँ, तो आई डिफर विद दैट. आई ऑलवेज से कि भाई लाइफ में फैमिली, हेल्थ, फ्रेंड्स, स्पिरिट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. ये ज़रूर देखो पहले. उसके बाद ड्रीम जो भी है माइंड में उसको मरने मत दो. डोंट लेट इट डाई, लेट इट लिंगर समवेयर. लाइक आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग एट द एज ऑफ 58 एंड देन लेटर एट द एज ऑफ 62. मतलब पहले तो ट्रेन, और ये जो किताब गालिब शेक्सपियर की किताब है, ये भी माइंड में मेरे 15 साल से था, 20 साल से था. सर्विस में पॉसिबल नहीं था. तो 62 साल की एज में काम शुरू किया, 65 साल की एज में रिलीज़ हुई किताब. तो मौका आपको मिलना ही है कभी ना कभी. पहले इन 4 चीज़ों पे ध्यान दे लीजिए और उसके बाद उसको मरने मत दीजिए. एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है. और दूसरी, ये जो शॉर्ट स्पैन ऑफ अटेंशन है, इसको दे शुड ट्राई टू. सब लोग कहते हैं भाई पढ़ने की आदत छूट गई लोगों की, तो मैं वो कोई उपदेश नहीं देने वाला कि पढ़ने की आदत छूट गई तो पढ़िए आप. ठीक है, आपको किताब नहीं पढ़ना चाहते आप, तो आजकल ऑडियो बुक्स भी आ गई. लोग कहते हैं इट्स नॉट द सेम थिंग, बट एटलीस्ट बेटर देन नॉट रीडिंग एट ऑल. तो किधर आपका इंटरेस्ट है, कोई 2 एरियाज में, उसकी किताबें पढ़िए. और अगर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए कुछ करना है, तो जब आप इतना कुछ मोबाइल और टीवी और ये सब यूज़ कर रहे हो, तो एंटरटेनमेंट के लिए उसको यूज़ कर लीजिए. प्योर एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ाई मत करिए. पढ़ाई ज़रा सा वो चीज़ के लिए करिए जहाँ आपका दिमाग चलता है कुछ करने के लिए. और एंटरटेनमेंट के तो बहुत साधन है आजकल. तो यही 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा. और क्या, एक और छोटी सी चीज़ है कि बहुत खास करके हिंदुस्तान में हम लोग क्या है, कंसर्न्स बहुत ज़्यादा है, हर आदमी के पास है. तो उन कंसर्न में वी गेट कंज्यूम्ड. कंसर्न इतने बड़े हैं कि जैसे मोदी जी को ही ले लीजिए, उनके भी कंसर्न इतने ज़्यादा हैं कि उनकी जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है उससे बहुत छोटी है जहाँ वो कुछ कर सकते हैं. हर आदमी का वो सेम किस्सा है. तो आप अपना जहाँ कुछ कर सकते हो उस पर ध्यान दीजिए. कंसर्न रखिए, लेकिन कंज्यूम मत हो जाइए उससे. फराज साहब का एक शेर है कि शिकवाए जुल्मत शब से कहीं बेहतर था. शिकवा कंप्लेंट, जुल्मत डार्कनेस, शब इवनिंग. शिकवाए जुल्मत शब से कहीं बेहतर था कि अपने हिस्से की एक शमा जलाते जाते. तो वो अपने हिस्से का जो वो काम है उस पर ध्यान दीजिए. और सबके लिए पॉसिबल है, बड़ा छोटा उसका कोई मतलब नहीं है. उसमें काम भी बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, पर उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपको वो सिर्फ कंसर्न्स के बारे में गाना गाने से नहीं होगा. जी सर, हम लोग एक बॉक्स में होता है कि मैट्रिक्स के बॉक्स में फंस, कंसर्न्स के मैट्रिक्स बॉक्स में फंस जाते हैं, फिर उसमें से बाहर नहीं निकल पाते. तो हम कहीं ना कहीं अपनी उन चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं. जी बिल्कुल. आपको कितने लोग मिल जाएंगे जो विदेश से होके आएंगे तो कहेंगे इंडिया में कुछ नहीं है, विदेश में देखिए. अरे तो भाई पता है, ठीक है, दे हैव प्रोग्रेस बेटर देन यू, लेकिन अब उसको गाने से क्या फ़ायदा. कौन सी एक छोटी सी एरिया है जिसमें आप कुछ कर सकते हो, इसमें कुछ करो. और सर इसके जहाँ पर हम बैठे हैं, आप
आर्ट गैलरी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इसके पीछे की क्या स्टोरी? नहीं, इसके पीछे कोई बड़ी स्टोरी नहीं है। ये मेरे पेरेंट्स का घर था, वो दोनों गुजर गए कोविड के पहले। ये मैं पहले ही बता देता हूँ, कोविड में नहीं, कोविड के जस्ट पहले। ओके। माय फादर वाज 91, माय मदर वाज 87। तो शुरू मेरे भाई बहन 3 लोग हैं, वो बाहर हैं। ओके। तो ये हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब इसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं गोमती नगर में रहता हूँ। तो फॉर्चुनेटली कोविड आ गया। फॉर्चुनेटली इसलिए कह रहा हूँ कि वो फिर उन दिनों प्रॉपर्टी प्राइसेस वगैरह डाउन थे, तो हमने कहा बाद में देखा जाएगा। फिर एक दिन ख्याल आया कि क्या करना है बेच के। किसी को भी तीनों में इतनी ज़रूरत नहीं है रुपए पैसे की। तो ये पुराने टाइप का घर था, छोटे छोटे कमरे थे। ये देखिए 3 कमरे थे जहाँ हम बैठे हैं, ड्राइंग, डाइनिंग और किचन। तो हमने एक आर्किटेक्ट से बात की कि इसका हॉल निकले। बहुत उस दिन तक कईयों ने कहा नहीं हो सकता, पुराना कंस्ट्रक्शन है। जिससे कराया, देखिए ये पिलर वो नहीं हटा पाए बीच में, अदरवाइज खतरा हो जाता घर को। तो ये हुआ कि ये बना लें और यहाँ पे एक जगह हो जाएगी हमारे पास। अपार्ट फ्रॉम आवर ओन प्रोग्राम दैट वी डू, आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैं यहाँ के कुछ थिएटर कर्मी हैं, ओके। उनकी मदद कर पाया। वो आके यहाँ रिहर्सल करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए हम कोई कमर्शियल ढंग से मुझे कोई इरादा नहीं। मतलब कुछ लोग कमर्शियल मीटिंग करना चाहते हैं, मैं मना कर देता हूँ, क्योंकि इससे पैसे कमाने का कोई इरादा भी नहीं है। और तो उनके काम आया। उन्होंने, वो अक्सर अभी भी रिहर्सल करते हैं, और यहाँ पे उन्होंने एक प्ले भी स्टेज किया, बहुत अच्छा। हॉबीज़ आप पूछ रहे थे, बाय द वे, थोड़ा बहुत थिएटर का हमें भी शौक है। ऐसा कोई बहुत अच्छा एक्टर वगैरह नहीं हूँ मैं। तो अभी हम लोगों ने एक प्ले किया है गालिब के ऊपर। इसका नाम था बयान गालिब। उसमें नरेशन है, गालिब का खुद लिखा हुआ जो उनके ख़त हैं, उनका नरेशन। तो मतलब जो भी उसमें नरेशन था वो गालिब का लिखा हुआ था। थोड़ा उसको सिंप्लीफाई किया था क्योंकि वो पर्शियनाइज्ड लैंग्वेज है। फिर उसका रेसिटेशन है, तो एक साहब हमारे मित्र वो नरेशन कर रहे थे, उसका रेसिटेशन पार्ट मैंने किया। जिस शेर का रेसिटेशन होता था, जिस गज़ल का, इट वाज फॉलोड बाय दैट गज़ल बीइंग संग along with कथक on that। तो वो इट वाज स्टेज टू अ फुल हाउस इन संगीत नाटक एकेडमी। अच्छा रिस्पॉन्स आया उसका, तो उसको भी करने में बहुत मज़ा आया। एक शेक्सपियर की सेइंग है दैट थिंग्स वन आर डन बट जॉय सोल लाइज इन द डूइंग। तो जो इन चीज़ों को करने और करने से पहले का जो काम होता है, उसमें जो मज़ा आता है वो सिर्फ करके ही आ सकता है। तो उसमें बहुत आनंद आया, और प्ले लोगों को पसंद आया वो तो अच्छी बात है, लेकिन वो जो करने में जो मज़ा था वो इररिप्लेसेबल है। तो ये आप जैसा बताया ना, मर्चेंट, हम लोग के टाइम में भी हम जब 12th में थे, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस हमारी किताब थी जो शेक्सपियर वाली की। तो उस प्ले के रिगार्डिंग हम लोग भी लाइक प्लेस करते थे हम लोग। तो वहाँ पर टीचर जब पढ़ाते थे, तो जिस तरह से वो इन्फ्लुएंस करते थे हमें, तो बहुत सारी बातें हमें लाइक उनके कैरेक्टर्स में हम ढल जाते थे कि आप ढलोगे तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। नहीं, तो मेरा इंटरेस्ट वहीं से पैदा हुआ। ओके। और वो भी ओरिजिनल नहीं पढ़ाया जाता था, वो एब्रिज्ड in modern English, but the story was so powerful। तो हमारे 4 साल में मर्चेंट ऑफ वेनिस भी था 12th में, और ऑथलो, हैमलेट और शायद किंग लियर ये पढ़ी थी हम लोगों ने। वहीं से इंटरेस्ट पैदा हुआ। तब लोगों ने कहा भाई असली मज़ा लेना हो तो कंप्लीट वर्क्स पढ़ो शेक्सपियर का। वो पढ़ा, लेकिन वो समझ नहीं आता था, और पुरानी इंग्लिश, और उन दिनों ट्रांसलेशन भी नहीं मिलता था। तो बड़ी स्ट्रगल कर करके उसको नहीं मिलता था ट्रांसलेशन, पर एक अलग किताब खरीदी है, कंप्लीट वर्क्स इतना मोटा, उसमें ट्रांसलेशन नहीं होता था। तो स्ट्रगल कर करके चलते रहे। अब आज तो सब कुछ अवेलेबल है नेट पे, कोई बात ही नहीं है। तो मैं इसी के साथ इस चीज़ों को कंक्लूड करूँगा। और जैसे कि आपने बताया कि यूथ के लिए मैसेज है कि हमें चीज़ों में स्टक नहीं होना चाहिए, और जो लोग सपने के पीछे भागते हैं, तो सपने से पहले हमारी फैमिली, हमारे रिलेशन, हमारे फ्रेंड्स आते हैं, और हमारी वेल्थ आती है सबसे पहले, और हेल्थ। सर उन चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करते हुए हम यही बोलेंगे कि आपने जो मैसेजेस दिए वो लोगों को समझ आए, एंड लोग इस पे काम करें। बिकॉज आपसे जो भी लोग सीखने का मौका जिन लोगों को मिला है, और जो लोग सीखेंगे आगे, तो उससे यही मैं चाहूँगा कि लोग आगे सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। बिकॉज आजकल सर होल्ड लगी हुई है लोगों के अंदर। नहीं, एक चीज़ और बोलिए, देखिए शख्स, आप कोई भी काम करते हैं, जी। आप मेहनत करते हैं उसमें, जी।
पर सक्सेस तब मेजर होती है जब उसका कोई आउटकम और वैल्यू हो। लेकिन वो आउटकम और वैल्यू के डर से हम अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। मतलब अगर आपने अपना हार्डवर्क, पैशन, अपना लाइफ लगा दिए किसी काम में तो आप सक्सेसफुल हो गए। आउटकम हो सकता है सक्सेसफुल नहीं हो, आज नहीं कल होगा। हमारे चाचा ने कहा है, आर डाउट्स आर ट्रेटर्स विच मेक अस लूज द गुड, वी ऑफ्ट माइट विन बाय फियरिंग टू अटेम्प्ट। गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो कुछ करना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी भी काम में कूद जाइए रिस्क लेके, एनालाइज करके जाइए, लेकिन आउटकम से इतना ज़्यादा डरेंगे तो आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आउटकम आपके हाथ में नहीं है। हो सकता है आप फेल हो जाए, पर आपके बाद कोई आने वाला सक्सीड करेगा। सर सब कहते हैं कि लाइक इंडिया में लोग रिस्क बहुत कम लेना चाहते हैं, क्योंकि हाँ, तो इंसेंटिवाइज करने का सरकार का काम है, होना चाहिए। आई एग्री। बिकॉज इसीलिए अभी तो स्टार्टअप ग्रो कर रहे हैं, बट अगर हम गूगल देखें तो लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि गूगल इंडिया में क्यों, बिकॉज हम रिस्क नहीं ले सकते, लोग ये कहते हैं ऐसा। वो एक अलग सब्जेक्ट है, उसमें बहुत से कारण हैं, एक ये भी है, लेकिन सरकार का भी बहुत बड़ा रोल है। जो सरकार चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर पे डाल दिया जाए, ऐसा नहीं है। खैर वो एक अलग मुद्दा है, उस पर आज बात नहीं करेंगे। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक्स।